नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा। संसद टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारतीय गणतंत्र की, वंदे मातरम के 150 साल की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस बार का गणतंत्र दिवस इसलिए भी खास है क्योंकि देश वंदे मातरम की गौरवशाली 150 वर्षों की यात्रा गणतंत्र दिवस को समर्पित है। जाहिर तौर पर भारत के निर्माण में वंदे मातरम और भारत के गणतंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। वंदे मातरम संविधान, लोकतंत्र में नागरिक भागीदारी, सोशल मीडिया और गणतंत्र ये शब्द भारत की राष्ट्रीय पहचान, लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिक जुड़ाव और आधुनिक संचार के संगम को दर्शाता है। जहां वंदे मातरम राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है, वहीं भारत का संविधान कानून का आधार है, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है और लोकतंत्र में जन भागीदारी को मजबूत करता है। इस विशेष कार्यक्रम में वंदे मातरम से भारत के गणतंत्र और आत्मनिर्भर भारत सहित कई मुद्दों पर बात करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। ओपी तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा राकेश सिन्हा जी से। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और राकेश जी, शुरुआत मैं आप ही से करूंगा क्योंकि गणतंत्र दिवस का मौका है और वंदे मातरम की जो यात्रा है 150 वर्षों की, वो गणतंत्र दिवस को समर्पित है। जाहिर तौर पर देश राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है इस समय। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, इस यात्रा को कैसे आप देखते हैं? देखिए, वंदे मातरम तो एक राष्ट्रगीत के रूप में है, लेकिन वास्तव में इसका जो बुनियादी आधार है वो भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक के रूप में, और बंकिम ने उसी प्रतीक के रूप में वंदे मातरम को लिखा था। कालांतर में सांप्रदायिक राजनीति ने वंदे मातरम का अवमूल्यन किया है और वह अवमूल्यन संविधान सभा तक पहुंची, जिसके कारण से वंदे मातरम का स्वरूप बदल दिया गया, राष्ट्रगान की जगह राष्ट्रगीत कर दिया गया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, जो मनोज जी जिस बात पर आप रेखांकित करना चाहते हैं कि इस यात्रा का जो वह दौर और यह दौर जो 2014 के बाद से शुरू हुआ है, उसमें एक बुनियादी अंतर दिखाई पड़ता है। पहली बार 2014 के बाद से भारतीय राष्ट्र एक सभ्यताई राष्ट्र के रूप में अपने आप को देखना शुरू कर दिया। इसलिए वंदे मातरम का जो मूल भावना है, जो भारत माता को चित्रित करता है, वह भारत माता सिर्फ एक भौगोलिक नहीं, एक सांस्कृतिक अवधारणा है, एक सभ्यताई पहचान है। तो उस सांस्कृतिक सभ्यताई पहचान को जो सबसे अधिक महत्व मिलना शुरू हुआ है, जिसके बारे में लोग बात करना शुरू किए हैं, जिसके बारे में लोग ढूंढना शुरू किए हैं, जो हमारा हेरिटेज है, ये जो दार्शनिक है, सांस्कृतिक है, या जो हमारे विकास की जो हजारों साल की यात्रा का हेरिटेज है, उसको हम इस वंदे मातरम की यात्रा का हिस्सा बना रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि हमें दिखाई पड़ रही है। जी, ओपी तिवारी जी, गणतंत्र दिवस का मौका है। जाहिर तौर पर सांस्कृतिक विविधता भारत की जो है उसका प्रदर्शन हमें कर्तव्य पथ पे देखने को मिला, लेकिन भारत की जो सैन्य शक्ति है जिसमें एक बड़ा बदलाव आया है। अगर हम बात करें वंदे मातरम की यात्रा की, तो वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम में, आज़ादी के आंदोलन में देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को, लोगों को, देशभक्तों को प्रेरणा देने का काम करा, देशवासियों को प्रेरणा देने का काम करा। और अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर तक की बात करूं तो जाहिर तौर पर राष्ट्रीय एकता की भावना जो है उसको बल मिलता है, वो प्रदर्शित होती है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, गणतंत्र दिवस का मेन उद्देश्य जो है, पहला है अपना मजबूती, हम कितने डिफेंस की तरफ से हम कितने मजबूत है वो दिखाना, प्लस उस द सेम टाइम कि जिस तरीके से हमने जब ये इंडिपेंडेंस गणतंत्र दिवस जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ था, उस दिन को याद करना। अब इस बार जो एक अपना थीम लिया गया है वंदे मातरम की, तो बहुत बड़ी डिटेल में तो अभी साहब ने पूरा बता दिया अभी, लेकिन एक चीज़ में मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस वंदे मातरम गीत में ये हमारे रिसोर्सेज, भारत के पास क्या क्या है, फल हो, नदी हो, पहाड़ हो, सब कुछ का विस्तृत वर्णन दिया गया है, ताकि हमारा देश सेल्फ सक्षम है, खुद ही सेल्फ सफिशिएंट है और सक्षम है हर चीज के घेरने के लिए, जिसकी तरफ हम कुछ दिनों से किसी महत्वपूर्ण कारण की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जो रुकावट थी, सरकार ने अपनी विजडम में जिस तरह रुकावट रख रखी थी, लेकिन अब जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज में आत्मनिर्भरता और सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारत की हमारे पास बहुत पहले से ही थी। और डिफेंस का जो हम अभी परेड होगा उसमें जो दिखाएंगे, उसमें हम दिखाने की, देश ये दिखाने की कोशिश करता है कि हम आज तक खाली हम इंपोर्टर थे,
अब हमारे पास सामान इतने मजबूत हो जा रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे और हमारे सामान बिकेंगे। अब जो एयर शो होगा या जो भी जितने इक्विपमेंट है, जिस रडार, जैसे कुछ फील्ड में हम विश्व में सबसे आगे पहुंच गए हैं। दूसरा चाहूंगा इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वॉरफेयर, ये जो स्पेक्ट्रम में क्रिएट करता है, एक छाता ऐसा बनाता है जिसको पेनिट्रेट करना मुश्किल होता है, इसमें हम विश्व में नंबर 1 है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जो भी हमारा एयरक्राफ्ट जो बनेगा, स्टेल्थ का जो अलॉय बनाना है उसमें भी हम सबसे आगे हैं। थोड़ी बहुत पीछे हम रह गए खाली एयरक्राफ्ट इंजन्स में। इसके अलावा जो रडार है, मिसाइल्स है, उसमें हम बहुत आगे चले गए। हमारे इक्विपमेंट सस्ते ही नहीं है बल्कि एक्यूरेट है। इसकी एफिशिएंसी हमने ऑफ सिंदूर में भली भांति पूरे विश्व को दिखा दिया है कि भारत जो भी सामान बना रहा है एफिशिएंट के अलावा पिन पॉइंट और एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है जो चीन के कंपेयर में बहुत आगे है। क्यों कि हमने जो शुरुआत की थी बनाने में वो पूरा रिसर्च करके ढंग से बनाने की कोशिश की थी, जबकि चाइना का डेवलपमेंट हुआ इस चीजों में रिवर्स इंजीनियरिंग द्वारा। उन्होंने एक इक्विपमेंट को लिया और उसे बनाने की कोशिश की। तो हमारा जो उद्देश्य है, जिस तरीके से हम जिस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंसी खुद ही बनाएंगे और रिसोर्सेज से बहुत मजबूत। बिल्कुल, जाहिर तौर पे गणतंत्र दिवस का यह मौका रक्षा के क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर बनने की कहानी भी कहता है। हमको देखने को मिली ये तस्वीर जो है रक्षा के क्षेत्र में भारत कैसे आत्मनिर्भर बना है, खासतौर से 2014 की बात मैं करूं। लेकिन राकेश जी, अगर बात स्वतंत्रता संग्राम की जाए तो स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत, इसके क्या मायने हैं? एक तो मैं बताऊं कि जो गणतंत्र दिवस है वो सांस्कृतिक और सामरिक ताकत का प्रदर्शन जी। और इस दौर में जो आपने स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा की, जिसकी चर्चा पिछले कुछ वर्षों में इसलिए हुई कि स्वतंत्रता आंदोलन का जो मूल इतिहास है, जिसमें सामान्य लोगों की भागीदारी रही है, जिसके कारण देश स्वतंत्र हुआ है। कुलीन तंत्र के इतिहास से स्वतंत्रता आंदोलन को मुक्त करने का भी ये यज्ञ रहा है, यह आंदोलन। तो मतांगिनी हाजरा जी का मैं नाम लेता हूँ। वो गुवाहाटी में जब 1942 में आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी तो हाथ में तिरंगा झंडा था, और जब उन्होंने बलिदान दिया, उन पर गोली चली, तो वंदे मातरम शब्द के साथ ही उनका बलिदान हुआ। तो वंदे मातरम का इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन से की एक और घटना का मैं जिक्र करूंगा। ये तो मतांगिनी हाजरा वहाँ से थी। नागपुर में नील सिटी स्कूल है, उस स्कूल में 1907 में वहाँ स्कूल के इंस्पेक्टर जांच करने आए। तो कक्षा में छात्रों ने निर्णय ले लिया कि इंस्पेक्टर के स्कूल में कक्षा में प्रवेश करते हुए हम वंदे मातरम से उनका स्वागत करेंगे। और उसका नेतृत्व डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाद में संस्थापक बने, जो 1925 में संघ की स्थापना हुई, तब वो एक छोटे छात्र थे। उनके नेतृत्व में लोगों ने वंदे मातरम से स्वागत किया और छात्रों को निकाल दिया गया और स्कूल से। बाद में जब समझौता हुआ तो सभी छात्रों ने माफ़ी मांगी, डॉक्टर हेडगेवार ने माफ़ी नहीं मांगी। तो हेडगेवार से लेकर मतांगिनी हाजरा तक आप ये देख रहे हैं, वहाँ एक सर्कुलर निकला था मनोज जी। उसको रिजले सर्कुलर कहते हैं, चूंकि रिजले नाम के ऑफिसर ने निकाला था। उस सर्कुलर में 2 बातें प्रतिबंधित की गई थी कि तिलक महाराज की जय और वंदे मातरम का जय घोष करना आपराधिक माना गया था और लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता, तो आपराधिक मुकदमे चलाए जाते थे। उसको डिफाई बंगाल से लेकर असम, बिहार, साउथ इंडिया, हर जगह उसको लोगों ने डिफाई किया। तो वंदे मातरम का इतिहास देश की स्वतंत्रता के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है जी कि जिस वंदे मातरम का इतिहास एक सेकुलर कैरेक्टर को दिखाता है, एक राष्ट्रवाद को दिखाता है, उस वंदे मातरम पर भी यह आपत्ति व्यक्त करना कि जिसको मतांगिनी हाजरा ने बोला, जिसको डॉक्टर हेडगेवार ने बोला, जिसको देश के सभी स्वतंत्रता सेनानी अपने ताकत के रूप में देखते थे, मनोबल बढ़ाने वाला देखते थे, उस पर स्वतंत्र भारत में आपत्ति होना, एक सहमति नहीं बनना, ये थोड़ा सा मन को खटकने वाली बात है जी। लेकिन जाहिर सी बात है, देश का जो आम आदमी है, देश का जो आम नागरिक है, उसे वंदे मातरम आज भी और हमेशा देशभक्ति की प्रेरणा देता है, आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा देता है, विकसित भारत की प्रेरणा देता है। जाहिर तौर पर भारत के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद वंदे मातरम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो भावना थी उसकी भूमिका रही है। साथ ही अगर मैं बात गणतंत्र दिवस की करूं, संविधान की करें, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान आत्मसात किया गया था, जाहिर तौर पर देश की एकता, अखंडता को मजबूत करने का काम दोनों भावनाओं ने किया है। तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब बात हम देश की एकता, अखंडता की करते हैं,
तो ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, उससे पहले जितने भी युद्ध हुए उसमें भारत की जो सेनाएं हैं उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करने में अपने बलिदान दिए, कुर्बानियां दी अपनी। आप एकता अखंडता को लेकर जो भारतीय सेनाओं का इतिहास रहा है उसे कैसे देखते हैं? वंदे मातरम की भावना कैसे प्रेरणा देती है एक आम आदमी को, एक आम नागरिक को, एक आम सैनिक को? देखिए, वंदे मातरम की जो शुरुआत की थी जब आया था, तो जो मेन उद्देश्य था तो पूरा कर लिया था, लोगों को इकट्ठा करना, राष्ट्र के प्रति भावना पैदा करना और आज़ादी की तरफ आगे बढ़ना। हम इतने मजबूत हैं, तो उस उद्देश्य में तो काबिल हुआ था। लेकिन जैसे राकेश जी बता रहे थे, बाद में लोगों ने अपने उद्देश्य के चक्कर में इसको कहा कि इसमें ये सेकुलर नहीं है, धार्मिक नहीं है, ये सब चीज़ें, उसका मैं अलग रखूंगा। लेकिन पहली बात मैं वॉर के ऊपर आता हूं। आपने कहा, देखिए 1948 हो या 65 हो, 71 हो या कारगिल हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, हमने पाकिस्तान को हमेशा मात दिया। 1962 एक हमारे ऊपर धब्बा अवश्य लगा था। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, 1962 में लड़ाई हुई थी, 1961 में हमारे विंग कमांडर मोहन ने, विंग कमांडर जेमनाथ ने एक कैमरा लेके पूरे तिब्बत और चाइना के ऊपर सारा फोटो ले आकर जवाहरलाल नेहरू को दिया था कि इनकी यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन है, आप जब कहें इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर उस समय चाइना का एयरफोर्स बहुत ही कमजोर था, हमारा एयरफोर्स को अगर यूज किया होता, एयरफोर्स का प्रयोग किया होता, तो हमारी हार नहीं होती बल्कि चाइना हारता। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा समय दीजिएगा, कि हमारे जो एयर बेसेस है वो सी लेवल पर है, वो अपना पूरा मैक्सिमम पे लोड लेके एयरबोर्न हो सकते हैं और फ्लाइंग टाइम कम है। तो फ्लाइंग टाइम 10 टाइम में हम बॉर्डर को पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जबकि चाइना के एयरफील्ड से वो 10,000 एयरफील्ड पर है, उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 1/3 हो जाती है। अब इन्होंने इसलिए एयरफोर्स को नहीं इन्वॉल्व किया है और मैं, ताकि चाइना नाराज हो जाएगा। अब इसकी वजह से हम आज तक सफर कर रहे हैं कि भाई हम चाइना से हार गए। चाइना से हम बिल्कुल नहीं हारते, हम चाइना के अंदर तक जा सकते थे, चाइना को डिस्ट्रॉय कर सकते थे और नतीजा कुछ अलग होता। एनीवे, पास्ट इज पास्ट। अब मैं अब ये बात करना चाहूंगा, अब जो हमारी कंडीशन है, जिस तरीके से हमने एडवांस किया है और जो हम रडार बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, हमें दोनों फ्रंट को फेस करने के पूरे रूप से सक्षम है और चाइना के साथ तो हमें कोई डरने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये जो जिस तरीके से आत्मनिर्भरता और चल रहा था, आज तक हमारा सबसे ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस पे होता था? आर्मामेंट्स खरीदने में। आर्मामेंट्स खरीदते क्यों है लोग? पहले सरकार क्यों खरीदती थी? बिकॉज इसमें अगर कुछ भी घपला होगा तो ऑपोजिशन कोई नाराज नहीं होगा, कोई नहीं बताएगा। ये एक तरीका था, ये सारे डेवलपिंग कंट्रीज का एक नेचर होता है। लेकिन अब आत्मनिर्भरता, देखिए जहाज आपके पास है और आपको एमुनिशन नहीं दिया उन्होंने लड़ने के लिए, तो हम लड़ नहीं सकते, तो जहाज किसी काम के नहीं होंगे। ये सब चीजों को दूर करने के लिए जो हमारे आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरफ एयरक्राफ्ट बढ़ रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा 1971 वॉर में मारुति एयरक्राफ्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ था, हमने काफी काम लिया था, लेकिन सरकार ने अपने विजडम में उसको बंद कर दिया। सिमिलरली तेजस कब बनना शुरू हुआ था? जब जॉर्ज फर्नांडिस पहली बार डिफेंस मिनिस्टर बने, तब बार पहली फ्लाइट की थी, उसके बाद इस पूरा डिले कर दिया गया। जी, अभी देखिए इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे तो भारत काफी आगे बढ़ेगा, अब सक्षम होगा। जाहिर सी बात है कि भारत ने तमाम चुनौतियों, संघर्षों को सामना करते हुए वंदे मातरम की भावना के साथ और अपना जो गणतंत्र है उस पे चलते हुए, यानी संविधान का पालन करते हुए, लोकतंत्र पे चलते हुए देश लगातार मजबूत हुआ है। आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है देश। विकसित भारत का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो तय किया है, उसका आह्वान किया है देशवासियों से। जाहिर तौर पर वंदे मातरम की भावना और गणतंत्र दिवस की प्रेरणा, ये इस लक्ष्य को हासिल जरूर करेगा देश। लेकिन एक बड़ा सवाल राकेश जी जो उठता है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहा भारत में, इसमें जन भागीदारी जो है, वो चाहे 14 से पहले बात की जाए या 14 के बाद की जाए, एक महत्वपूर्ण पहलू उभर के सामने आया है। तो लोकतंत्र में जन भागीदारी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक आपने बड़ा बुनियादी सवाल उठाया कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहता है। लेकिन दुर्भाग्य से जब हम आज़ाद हुए और स्वतंत्र देश की एक विडंबना होती है कि हम संरचना पर ज़्यादा जोर देते हैं, और ये हम सफल रहे कि कम से कम वयस्क मताधिकार के आधार पर देश में शांतिपूर्वक सत्ता परिवर्तित होती रही। ये भारत की बड़ी सफलता है, जिसे दुनिया बड़े गौर से देख रही थी। दुनिया में जितने उपनिवेश थे जो स्वतंत्र हुए, वहाँ लोकतंत्र सफल नहीं हुआ। सिर्फ भारत ही अकेला ऐसा देश है जो सफलता की दावा करता रहा और वास्तव में सफल हुआ। लेकिन एक बात जो दिखाई पड़ती है, मैं बार बार 2014 का इसलिए देता हूँ कि वह एक रेखा है जिसने गुणात्मक परिवर्तन किया है। जैसे मैं 2 उदाहरण देता हूँ। एक लाल बत्ती का उपयोग करना राजनीतिज्ञों के द्वारा, जी, वीआईपी कल्चर था, वह आम लोगों को खास लोगों से अलग करने का एक प्रतीक बन गया था, एक राजनीतिक सामंतवाद का प्रतीक था। उसको आते ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने हटा दिया।
1700 कानून ऐसे थे जो ब्रिटिश राज में बनाए गए थे। उस कानून में ऐसी ऐसे हास्यास्पद बातें थी जिसको लागू कर दिया जाए तो हमारा जीवन जीना मुश्किल हो जाता। औपनिवेशिक कानून उन सबको हटाया। और एक और देखिए महत्वपूर्ण बात कि हम कहीं अपना दरखास्त देते थे, एप्लीकेशन देते थे, तो उस पर एक गजेटेड ऑफिसर का प्रमाण पत्र चाहिए था कि हम सही लिखा, नाम पता। उसको बदलकर हर नागरिक को यह स्वायत्त करना कि तुम सत्य बोल रहे हो और तुम पर भारत का गणतंत्र विश्वास कर। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जनता की भागीदारी, जनता में आत्मविश्वास जोड़ना, और तंत्र पहले गण पर हावी था, अब गणतंत्र के ऊपर आ गया। उसका एक और अंतिम उदाहरण देता हूं कि पद्म अवार्ड तो हमेशा सम्मानित लोगों को मिला है और ठीक ही मिलता रहा जी। लेकिन पद्म अवार्ड की उन लोगों की संख्या बढ़ी है जो सामान्य लोग दूर दराज के इलाके में असामान्य काम करते रहे, उनको ढूंढा जाना। जैसे लक्ष्मी कुट्टी केरल की थी, उन्होंने 700 मेडिसिनल प्लांट को, रेयर मेडिसिनल प्लांट को, जो औषधि के पौधे थे, उसको बचाया था। राधा देवी के मणिपुर से थी, जो कॉटन के चीज़ों को सेफ गार्ड किया था, रेयर चीज़ को। तो इस तरह से जो पद्म अवार्ड दिया गया, ऐसे जो हल्दी का में महिलाओं को जोड़कर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना, ऐसे लोगों को ढूंढना। इसलिए मैं कहा कि लोकतंत्र चुनाव से कहीं अधिक लोगों की भागीदारी बढ़ी है और तंत्र के साथ लोग जीवंत रूप से जुड़े। जी राकेश जी, आप एक चर्चा कर रहे थे कि अगर हम जब संविधान की बात करते हैं, देश के गणतंत्र दिवस की बात करते हैं, तो खासतौर से जम्मू कश्मीर की बात होती है। एक बड़ा फैसला इस दौरान हुआ है। अगर 2014 के बाद की हम बात करें ऐतिहासिक दृष्टि से 377 का जो आप जिक्र कर रहे थे, जरा ये किस तरह का बदलाव हुआ और क्या इसका असर हुआ? देखिए, यह देश संप्रभु था, लेकिन संप्रभुता पर जैसे चांद के ऊपर एक काला धब्बा था, वो संप्रभुता पर एक धब्बा था जो हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और देश के भीतर दोनों स्थिति में हमें ऐसी स्थिति में लाता था, लगता था हम संप्रभुता में पूर्णता नहीं है। वो 370 आर्टिकल, देखिए वो 370 आर्टिकल को अंत होना सिर्फ राष्ट्रीय एकता अखंडता की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। एक और आयाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने में, विमर्श को आगे बढ़ाने में उपयोग किया था, वह वहाँ के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को वह अधिकार नहीं मिलता था जो हिंदुस्तान के तमाम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मिलता था। वहाँ ओबीसी को अधिकार नहीं मिलता था। पंचायती राज की व्यवस्था वहाँ नहीं पहुँच पाती थी। तो जनता, वहाँ की जनता उन सभी विशेषाधिकारों से वंचित थी जो भारत के शेष राज्यों में जनता को मिलता था। तो 370 का हटना मैं मानता हूं कि 47 के बाद का एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसने संविधान सभा की उस गलती को ठीक किया। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो पहला बलिदान देश की संप्रभुता के लिए दिया था, देखिए स्वतंत्रता के लिए बलिदान देना और संप्रभुता के लिए बलिदान देने में एक अंतर है जी। और उन्होंने जो नारा दिया था कि, और वो जो नारा जो कश्मीर के बारे में, और जो उन्होंने उल्लंघन करते हुए कश्मीर गए थे बिना पासपोर्ट का, लेकिन उनका उस बलिदान को एक संपूर्णता में देखना, और यह देश के लिए मैं बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गणतंत्र संपूर्णता में इस 370 के हटने के बाद हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। जी, जाहिर सी बात है, गणतंत्र दिवस की जो यात्रा है, वंदे मातरम की जो 150 साल की यात्रा, जाहिर तौर पर इसमें भारत की सीमाएं मजबूत हुई हैं, भारत की एकता अखंडता मजबूत हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल तिवारी जी, चूंकि गणतंत्र दिवस का मौका है, हम बात संविधान की भी करते हैं, और संविधान हमारा जो है वो नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य दोनों को परिभाषित करता है। किस तरह परिभाषित करता है और आज कितनी आवश्यकता है इसकी? देखिए, संविधान गणतंत्र तभी रहेगा जब हम मजबूत होंगे। बिना मजबूती से कुछ नहीं कोई सुनता हमारी। हमें अपने आप को सबसे मजबूत रहना पड़ेगा, मजबूत ऐसी स्थिति में जब हमें किसी सहयोग की जरूरत नहीं पड़े। 1971 की वॉर की आप याद दिलाना चाहूंगा, जब अमेरिका ने अपनी फ्लीट भेज दी थी, रशिया को सबमरीन भेजना पड़ेगा उसको पीछे भेजने के लिए। अब ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि हम अमेरिका भेजे या इंग्लैंड भेजे या कोई भेजे, भारत खुद ही सक्षम हो गया है कि हम उनको वहां से लौटा सकते हैं, हरा सकते हैं। तो ये जब तक देश, संविधान तभी है जब तक हम मजबूत हैं, और इस मजबूती की तरफ हम अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ये मजबूती हमें बहुत पहले भी आ सकती थी, लेकिन हमारे साइंटिस्ट और वैज्ञानिक और इंजीनियर्स पर विश्वास नहीं चलाया गया। तो उनका पोटेंशियल कब हार्नेस होता है? जब आदमी उनके ऊपर विश्वास जलाता है कि आप करो। अब जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स आ रहे हैं, ड्रोन, एंटी ड्रोन एक्टिविटी में जितने प्राइवेट सेक्टर्स आए, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं।
एंटी ड्रोन, जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही थी, जैसे ड्रोन का यूज हो रहा था, तो हमने सोचा, ऑलरेडी हमारे देश में एयरफोर्स वालों ने सोचा पहले शुरू कर दिया था कि हमें एंटी ड्रोन एक्टिविटी के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका नतीजा हमने ऑप सिंदूर में देखा, क्योंकि उन्होंने कितने ड्रोन लॉन्च किए, एक को छोड़ के सबको हमने एयर में न्यूट्रलाइज कर दिया गया। यहां तक कि हमने जो लेगेसी इक्विपमेंट थे उनसे भी उनको यूटिलाइज किया और कुछ हमारे स्नाइपर से उनको न्यूट्रलाइज किया, तो एक भी अटैक नहीं कर पाया। तो इसका मतलब यह है कि हमारे डिफेंस फोर्सेज, हमारे लीडर्स और सब कुछ आगे की सोच रहे हैं, और ताकि आगे भविष्य में कुछ हो हम उसका अच्छी तरीके से सामना कर सके और मजबूती से सामना सके और इस संविधान और देश की रक्षा कर सके। जी, जाहिर सी बात है, एक बड़ा मुद्दा है। अगर रक्षा की बात की जाए तो अधिकार की भी बात है और कर्तव्य की भी बात है। लेकिन राकेश जी, अगर इसे सामाजिक पहलू से हम देखें, क्योंकि बात अधिकार की भी की जाती है और कर्तव्य की भी, जिसका संविधान हमारा जो है जो परिभाषित करता है, इन दोनों मुद्दों को आप कैसे देखते हैं आज के संदर्भ में? देखिए, एक बहुत सामान्य सी बात है जिसको इस देश में बहुत दिनों से उपेक्षा किया गया। कर्तव्य की बात तब आती है जब नेतृत्व एक प्रभावी तरीके से प्रेरणादायक काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद जो एक बड़ा सामाजिक अभियान शुरू किया वह था स्वच्छता का अभियान। तब कई लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री और उनके साथ के पार्टी के कार्यकर्ता या ऑफिसर्स झाड़ू पकड़ कर सड़क पा रहे हैं, क्या ये प्रधानमंत्री का काम है? लेकिन मनोज जी, पिछले 11-12 सालों में देश में स्वच्छता का सूचकांक जो बढ़ा सो बढ़ा, हमारे मस्तिष्क में स्वच्छता के प्रति जो प्रतिबद्धता है जी, सड़कों पे थूकना, आप देखते होंगे कहीं कभी सबको अनुभव होता होगा, सीढ़ियों पर या दीवालों पर भगवान की मूर्तियां बना दी जाती थी जिससे लोग वहां पर पेशाब ना करें, कोई गंदगी ना फेंकें, भगवान का भी उपयोग होता था। उन सब के प्रति जो आज साफ दिखाई पड़ता है व्यवहार में, तो मुझे लगता है कि कई मामलों में लोगों में अपने कर्तव्यों के प्रति चेतना का विकास हुआ है। और जब कर्तव्यों की चेतना का विकास स्वतः होता है, स्वस्फूर्त होता है, तो ऐसे राष्ट्र को एक सभ्यताई राष्ट्र के रूप में प्रगति करने से कोई रोक नहीं सकता है। जी, राकेश जी, एक बड़ा मुद्दा सोशल मीडिया का है। इसका सकारात्मक पहलू भी है और नकारात्मक पहलू भी है। जाहिर तौर पर देश की एकता, अखंडता, देश के विकास में सोशल मीडिया की भूमिका जो है, या एआई टूल्स की बात की जाए तो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी इसका उपयोग हो रहा है। आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व राज्यसभा के सांसद हैं, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया के दोनों पक्ष हैं, जो जैसा आप मनोज जी आपने बताया। एक नकारात्मक पहलू है कि कोई भी बात बहुत जल्दी फैलती है और असुविधाजनक स्थिति पैदा कर देती है, व्यक्तिगत के स्तर पर, विचार के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर। लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है कि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं और अच्छा काम करने वाले, जिसको सज्जन शक्ति कहा जाता है, वह यदि जागरूकता के साथ सोशल मीडिया का सक्रियता के साथ उपयोग करते हैं तो शायद हम अच्छी चीज़ों को दुनिया भर में फैलाते हैं। आज आप कोई मनोज जी कोई गतिविधि करते हैं, यदि उसको हम सोशल मीडिया में डालते हैं तो आपके पड़ोसी भले देर से देखें, लेकिन लैटिन अमेरिका में उसको लोग देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय गणतंत्र के और भारत की विविधता के, भारत की प्रगति के, जैसे तिवारी जी बता रहे थे कि हम अनेक क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं, उन सबको यदि हम ये कर्तव्य मान लें कि हम अपने अचीवमेंट्स को, अपनी उपलब्धियों को सोशल मीडिया में डालते हैं, तो व्यक्तिगत उपलब्धियों के अलावा समाज की, राज्य की, पड़ोसियों की उपलब्धियों को डालना भी हमारा एक कर्तव्य बनता है। तो यह एक रचनात्मक उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। जी, अगर मैं रक्षा क्षेत्र की बात करूं और सोशल मीडिया की बात करूं, जाहिर तौर पर अभी दुनिया में जिस तरह की स्थितियां हैं, या ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए या दूसरे आतंकवादी के खिलाफ जो अभियान चलते हैं उसकी बात की जाए, रक्षा के क्षेत्र में सोशल मीडिया का जो उपयोग है, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, जहां तक अपने देश का सवाल है, मेजॉरिटी ऑफ लोग, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा लोग भारत के फौज के पक्ष में रहते हैं और उसके गलत स्टेटमेंट देना नहीं चाहते। बहुत कम लोग हैं जो इसका प्रयोग करते हैं। जितनी चीज़ें होती हैं उसमें कई अच्छाइयाँ होती है, कई बुराइयाँ होती है, लेकिन हमें तो है उनकी अच्छाइयों को है हार्नेस करना। तो फौज की जितनी एक्टिविटी है किस तरीके से डिस्टॉर्ट करके फैलाया जाता है, और पाकिस्तान उसको यूज करता है। जिस तरीके से मुनीर ने यूज किया और तहलका मचाया कि हम तो जीत गए हैं, इसका नजायज फायदा उठाया, लेकिन इसमें उस समय कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक है। बिकॉज इसमें छोटी सी भी लीक,
छोटी सी भी लीक हमारे लिए एक नुकसान पैदा कर सकती है, बिकॉज किसी भी वॉर में सरप्राइज एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। ये सरप्राइज लॉस हो सकता है, सरप्राइज डिस्टॉर्टेड भी हो सकता है, इस तरीके इसका ज़्यादा महत्व है, हमें इसको कंट्रोल करना पड़ता है। और जहाँ तक देखिए, आपने देखा भी होगा सिंदूर टाइम में हमारे फौज में ऐसे रिस्ट्रिक्शन है कि कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं होता जी। जाहिर सी बात है, जब हम बात अधिकार और कर्तव्य की करते हैं तो उसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कब, कैसे और कितना करना है, यह बहुत महत्वपूर्ण एक पहलू हो जाता है देश के सामने जब हम गणतंत्र दिवस पर इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। राकेश सिन्हा जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था हमारी जो है, जो हमारी चुनावी प्रक्रिया है, उसमें आप बदलाव किस तरह का देखते हैं? पिछले अगर 150 वर्षों की वंदे मातरम की भावना की मैं बात करूं और उसके बाद राष्ट्र निर्माण की बात की जाए तो लोकतांत्रिक पद्धति, चुनाव पद्धति को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक बात तो है कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ एक स्वस्थ लोकतंत्र रहा है और किसी प्रकार की बाह्य ताकतों का हस्तक्षेप या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेज का हस्तक्षेप नहीं रहा है। ये एक हमारी विशेषता रही है। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया को एक संदेश दिया, जो सही संदेश है कि भारत लोकतंत्र का प्राचीनतम स्थल है, वैशाली का लोकतंत्र इसका उदाहरण है। तो मैं जो कहना चाहूँगा, इस 150 साल की यात्रा में जो गुणात्मकता आई है, अभी हाल के वर्षों में आप देखें तो सामान्य व्यक्ति अब कुलीनों से प्रभावित होकर मतदान नहीं करता है। इसलिए चुनाव के बारे में जो सर्वेक्षण होता है वह भी विफल हो रहा है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति ज्ञान के आधार पर, जानकारियों के आधार पर अब स्वयं निर्णय करने लगा है। चूंकि राज्य और सामान्य लोगों के बीच में एक सीधा संबंध हुआ है। जो सामान्य लोग मर्जी के आधार पर राज्य से मदद लेते थे, उनको राइट बेस्ड, अधिकार आधारित मदद राज्य दे रही है, जिसके कारण उनकी चेतना जगी है। तो मैं इतना मानूंगा कि चेतना का सूचकांक जिस अनुपात में बढ़ता है, लोकतंत्र उतना ही सुदृढ़ होता है, उतना ही स्वस्थ होता है। और भारत के लोकतंत्र का भविष्य मैं बहुत ही उज्जवल भविष्य देखता हूं। आने वाले समय में भारत का लोकतंत्र ही दुनिया के लोकतंत्र के लिए, जैसे वैशाली का, लिच्छवी का लोकतंत्र था, एक राह दिखाने वाला साबित होगा। जाहिर तौर पर भारत के निर्माण में वंदे मातरम और भारत के गणतंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ओपी तिवारी जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।